जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट से संबंधित 5वीं क्लास किए थे, 5 पार्ट देखे थे। और आज हम लोग दोस्तों इन्वायरमेंट का 6ठी क्लास देखेंगे जो 6 पार्ट है। और इसमें हम लोग दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानेंगे। यानी कि दोस्तों पर्यावरण संरक्षण कहने का मतलब क्या है कि हमारी दुनिया में पृथ्वी पर तरह तरह के गैसेस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया को विनाशकारी की ओर लेके जा रहा है। तो जो हानिकारक है मनुष्यों के लिए भी, और ये पृथ्वी के लिए भी, और जीव जंतुओं के लिए भी क्या है, हानिकारक है। तो इन सारे हानिकारक वस्तुओं से या चीज़ों से सुरक्षा कैसे किया जा सके, या कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, या जो इस्तेमाल हो रहा है टॉक्सिक गैसेस वगैरह, जैसे कि इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो एसिड रेन के लिए कारण बनता है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो इन टॉक्सिक गैसेस को कैसे कम किया जा सके, कैसे कम किया जा सके, तो इसके लिए तरह तरह के सम्मेलन किया गया है। इस दुनिया में सभी देशों ने मिलकर के एक पहल किया है। तो इसमें से दोस्तों जो प्रमुख पहल है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया है, तो सबसे पहला पहल क्या है, स्टॉकहोम है, जिसके बारे में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा दोस्तों अर्थ समिट के बारे में जानेंगे। तीसरा दोस्तों ये अर्थ समिट का ही टाइप एजेंडा 21 है, ये अर्थ समिट का ही भाग है। और चौथा क्या है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन लेयर को डिप्लेशन से बचाने के लिए यह एक कॉन्फ्रेंस था। अगला हमारा दोस्तों क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। और एक हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो ये सारा दोस्तों, ये हमारा सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी से। इससे कम से कम तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चाहे एनटीपीसी हो दोस्तों, चाहे एलपीसीबीटी 2 हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों पर्यावरण का यानी कि कॉन्फ्रेंस के बारे में शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन यानी कि स्टॉकहोम के बारे में या सम्मेलन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सम्मेलन कौन सा है दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए दोस्तों इस स्टॉकहोम सम्मेलन को स्टॉकहोम सम्मेलन क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए दोस्तों इस स्टॉकहोम सम्मेलन को स्वीडन के एक जगह का नाम है स्टॉकहोम। स्वीडन स्वीडन देश तो जानते ही हैं हम लोग। तो स्वीडन देश के अंदर में स्टॉकहोम एक जगह है। तो उसी जगह पर ये मीटिंग किया गया था, स्टॉकहोम का मीटिंग किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्टॉकहोम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या पड़ गया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसका नाम दोस्तों ऑफिशियली इसका नाम जो है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट। यानी कि दोस्तों जिसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इसका क्या है, ओरिजिनल एग्जैक्ट नाम है। लेकिन ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता डायरेक्ट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब से कब हुआ था, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर बात करें तो इसको फुल फॉर्म क्या कहा जाता है दोस्तों, जैसे कि एच UNCHE, ये हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन दोस्तों ये कब से कब किया गया है, तो देखिए तो 5 जून से 16 जून 1972 में इसकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का मीटिंग हुआ था। कहाँ पे, स्वीडन के स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन इसलिए कहा जाता है। तो इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ है, 1972 में। कहाँ हुआ है, तो स्वीडन में हुआ है। किस लिए हुआ है, तो पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की शुरुआत की है। यानी कि पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये मीटिंग सम्मेलन रखा गया था, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। देखिए दोस्तों ये सम्मेलन कब हस्ताक्षर किया गया है, 16 जून 1972 को ये लागू हो गया था, ये हस्ताक्षर किया गया था। और यहाँ पे थैंक यू स्वीडन, यानी कि स्वीडन में आयोजन हुआ था, इसलिए थैंक यू स्वीडन रखा गया था इसका नाम, यानी कि इसलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है।
तो अगला हमारा क्या है दोस्तों, यानी कि जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस है वो उसमें क्या क्या मुद्दा हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। तो ये देखिए तुम, मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए यह एक सामान्य दृष्टिकोण और सिद्धांत बनाना था। लेकिन दोस्तों ये होस्ट कहाँ पे हुआ था, हमने क्या देखा कि यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र का जो स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। होस्ट मतलब का जहाँ पे आयोजन किया गया था, तो स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। कितने देश शामिल हुए थे दोस्तों, तो 113 देश शामिल हुआ था। उसके अलावा देश तो शामिल हुआ था, उसके अलावा यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज थे वो भी शामिल हुए थे। और जो सह यानी कि जो गैर सरकारी संगठन थे, एनजीओ वगैरह भी जो चलाते थे, वो भी शामिल हुए थे इसमें। चेयर इसका चेयरपर्सन की बात करें दोस्तों, तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे, जो कि कहाँ के थे, कनाडा के थे। जो कहाँ के थे, कनाडा के थे। और महासचिव भी थे, चेयरमैन और महासचिव भी थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। तो ये, अब लेकिन दोस्तों स्टॉकहोम का जो प्रमुख परिणाम क्या निकल करके आया, इसका जो प्रमुख परिणाम निकल करके आया, जब मीटिंग या स्टॉकहोम का किया गया तो उससे कुछ तो प्रॉफिट या लाभ तो हुआ होगा। तो इसमें दोस्तों मुख्य रूप से 26 प्रकार के सिद्धांत निकल करके आए, 26 प्रकार के, यानी कि जो आउटकम जो निकल करके आया। तो उसमें से क्या क्या आउटकम था, उसमें क्या क्या मुद्दाएं उठाया गया और क्या क्या चर्चाएं हुई। तो उनमें से जो मुख्य इंपॉर्टेंट चर्चा दोस्तों यहाँ पे हमने लिख रखा है। पहला चर्चा क्या था कि पर्यावरण को एक वैश्विक चिंता के रूप में मान्यता दी। यानी कि दोस्तों जो पर्यावरण है, जो वैश्विक, ये क्या है, पर्यावरण अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चिंता है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, चिंता का विषय है, पहला चीज। दूसरा चीज की सतत विकास के लिए स्थापित सिद्धांत, यानी कि दोस्तों ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि पूरा दुनिया इस पर काम करेगा पर्यावरण के सुधार के लिए। तीसरा, पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रों की जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया। यानी कि दोस्तों हर एक राष्ट्र ने कहा, जिम्मेदारी उठाया। कितना हमने देखा दोस्तों, 113 देश शामिल हुआ था, तो हर एक देश ने किसी ना किसी तौर पर जिम्मेवारी उठाया कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या था दोस्तों, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था। अगला कॉन्फ्रेंस हमारा क्या है दोस्तों, अगला कॉन्फ्रेंस हमारा है अर्थ समिट। क्या है, अर्थ समिट। अर्थ समिट की बात करें दोस्तों, तो इसका कई नाम है, अर्थ समिट का कई नाम है। तो अर्थ समिट को क्या कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। लेकिन इसका मुख्य रूप से दोस्तों क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे यानी कि यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसे रियो शिखर सम्मेलन के, यानी कि रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, इसीलिए रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो में आयोजन किया है इसलिए रियो सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ये कब ये आयोजन हुआ था दोस्तों, तो ये 1992 में, 1992 में 3 जून से लेकर के 14 जून तक ब्राजील में आयोजन किया गया था। कहाँ पे, ब्राजील के रियो में, ब्राजील के रियो में। ब्राजील क्या है दोस्तों, ब्राजील एक देश है, और उसी देश के जो रियो शहर है, रियो डी जेनेरियो शहर है, वहीं पे आयोजन इसका किया गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, पहला चीज कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। या तो दोस्तों कब आयोजन किया गया था, तो 1992 में। तो ये क्या था दोस्तों, रियो डी, यानी कि जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन था 1992 में। द रियो अर्थ समिट ब्रिंग्स टुगेदर 179 कंट्रीज। देखिए दोस्तों जो अर्थ समिट था, इसमें टोटल कितने देश थे, 179 कंट्रीज, 179 कंट्रीज, यानी कि अर्थ समिट में शामिल हुए थे, अर्थ समिट में शामिल हुए थे। और इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्लोबल फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट टू अवॉइड डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विथ द क्लाइमेट सिस्टम, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें बदलाव के बारे में इन्होंने चर्चा किया कि उसे कैसे रोका जा सके मनुष्यों के अगेंस्ट में। तो ये क्या था दोस्तों, अर्थ समिट था। अर्थ अर्थ समिट को ही दोस्तों, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन को ही अलग अलग नाम से या अलग अलग मुद्दा उठा करके ये अलग अलग डेट में इसे और संशोधित किया गया, और संशोधित किया गया। तो इसी को दोस्तों अर्थ समिट को ही, ये अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन को ही एजेंडा 2029 के नाम से भी जाना गया, एजेंडा 29 के नाम से भी जाना गया। और 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने एजेंडा 29 को अपनाया, जो सतत विकास के लिए एक अभूतपूर्व वैश्विक
कार्य योजना थी, यानी कि एजेंडा 20। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट से संबंधित है। तो ये एजेंडा 21 किससे संबंधित है, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों हमारा सेम क्या है, जो एजेंडा 21 को संशोधित करके फिर से अर्थ समिट 2002 में जिसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, रियो प्लस 10, उसी का नाम क्या पड़ा, रियो प्लस 10। तो ये आयोजन कहाँ पे किया गया था दोस्तों, ये क्या था, ये अर्थ समिट था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही था, लेकिन ये आयोजन कहाँ पे किया गया था, जॉन्सबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका का जॉन्सबर्ग जगह है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के जो जॉन्सबर्ग जगह है वहां पे 4 सितंबर 2002 को इसका एजेंडा 21 को ही कार्यान्वयन, एजेंडा 21 के आगे कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम और रियो सिद्धांतों के प्रति प्रति प्रतिबद्धताओं की 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में दृढ़ता से पुष्टि की गई, यानी कि जो एजेंडा 21 था उसी को यानी कि रिफॉर्मेशन के रूप में फिर से 2002 में इसी का आयोजन किया गया, जिसका नाम दोस्तों रियो प्लस 10 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो ये जो 2002 में, तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों, कि पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो 2002 में कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अगला हमारा क्या है दोस्तों, तो उसी का फिर हमारा क्या है दोस्तों, वो हम लोगों ने 2002 में देखा, फिर 2010 यानी कि 10 साल बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर से अर्थ समिट, ये भी क्या है, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ही भाग है, जो कि 2012 में इसका मीटिंग आयोजित किया गया था, और उसी का नाम क्या पड़ा, यानी कि रियो प्लस 20। अब देखिए तो रियो प्लस 20 क्यों पड़ा, सबसे पहले देखिए दोस्तों 1992 में हुआ था, तो इसके 10 साल बाद कब हुआ, 2002 में हुआ था, 2002 में, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रियो प्लस 10, यानी कि 10 साल के बाद हुआ, 10 साल के बाद हुआ। लेकिन ये रियो प्लस 20 क्यों, क्योंकि ये 1992 के ठीक 20 साल बाद, फिर ठीक 20 साल बाद यानी कि 2012 में इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, यानी कि रियो प्लस 20, यानी कि 20 साल बाद, 20 साल बाद। तो ये जो रियो प्लस 20 कब आयोजित हुआ था, 2012 में, तो रियो प्लस 20 रहा दोस्तों, तो 1992 में 20 साल जोड़ देंगे तो वो रियो 2012 बन जाएगा, जो कब कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये भी इसी का नाम क्या था, ये सतत विकास सम्मेलन के रूप में ही था। तो इसको कहाँ पे किया गया था, रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था फिर से। सेकेंड वाला साउथ अफ्रीका के जॉन्सबर्ग में, और तीसरा वाला रियो डी जेनेरियो, पहला वाला भी रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ये 20 से 22 जून 2012 को कहाँ पे, ब्राजील में आयोजन किया गया था। तो ये डेट सिर्फ पूछा जाता है दोस्तों। अगला हमारा क्या दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ये ओजोन लेयर डिप्लेशन से बचाने के लिए है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को सहमति हुआ था, लेकिन लागू दोस्तों 1989 में हुआ था, ये पिछले क्लास में हमने बताया था। तो ये किस लिए है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए है दोस्तों, तो ये ओजोन लेयर डिप्लेशन को संरक्षण प्रदान करने के लिए, या ओजोन जो लेयर के जो गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू यानी कि लाया गया था 1987 में, लेकिन लागू 1989 में हुआ था। तो इसका डेट दोस्तों एकदम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है, और किस लिए है ये भी पूछा जाता है। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन कौन से गैसेस थे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC को, यानी कि इसको क्या करना था, इससे ज्यादा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या निकलता था, क्लोरीन गैस निकलता था, क्या निकलता था, क्लोरीन गैस। और ये क्लोरीन गैस क्या है दोस्तों, हानिकारक है, किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए, ये पिछले क्लास में हमने बात किया था। तो ये यानी कि जो ओजोन गैसेस है, ओजोन गैसेस को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे HFC हो गया, CFC हो गया, ये सारे गैसेस को कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। लेकिन उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फिर से 2013 में निर्धारित किया गया था, और सहमति में लाया गया था 2013 में। फिर लेकिन दोस्तों
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये किगाली संशोधन पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एनटीपीसी में। तो कि किगाली संशोधन कब लाया गया था, तो ये 2009 में, 1 जनवरी 2009 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन लागू हुआ। किगाली क्या है दोस्तों, किगाली जगह का नाम है, किगाली का है जगह का नाम है। सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर, कनाडा में आयोजित किया गया था, और किगाली क्या है, जगह का नाम है। जिसमें से दोस्तों जो किगाली संशोधन किया गया था, तो इसमें क्या बात हुआ, यानी कि इस मीटिंग में किगाली संशोधन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, इसमें क्या बातचीत हुआ कि अगले आने वाले 30 वर्षों तक जो एचएफसी है, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% से अधिक कम कर दिया जाएगा, अधिक कम कर दिया जाएगा। ये किगाली संशोधन में बात हुई थी, और ये इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। अगला प्रोटोकॉल हमारा क्या है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना। जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है, इसको कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, को कम करने के लिए, कम करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए है, कम करने के लिए। तो क्योटो क्या, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों जो क्योटो है, जापान का एक जगह का नाम है, क्योटो जो है जापान के एक जगह का नाम है, क्या है, जगह का नाम है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। लेकिन ये लागू लागू कब हुआ दोस्तों, यानी कि लाया कब गया, लाया कब गया, 11 दिसंबर 1997 में इसको अपनाया गया। लेकिन लागू कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। कब लागू हुआ दोस्तों, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, कम करने के लिए। इसमें टोटल देश कितना था दोस्तों, 192 था। कौन था, 192 था। लेकिन दोस्तों जो कनाडा था, कनाडा, कनाडा ने दोस्तों 2012 में वापिस, यानी कि 2012 में ये बाहर निकल गया। कनाडा क्या हुआ, 2012 में जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इससे बाहर निकल गया, इससे बाहर निकल गया। तो इसका डेट क्या है दोस्तों, कि 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था, लेकिन इसे अपनाया कब गया, तो 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो जापान के क्योटो जो स्थान है वहां पर लागू किया गया था। और इट इज एन इंटरनेशनल, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ट्रीटी मतलब क्या था दोस्तों, समझौता, समझौता था जो कि नेगोशिएटेड अंडर यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में और अगर हम बात करें, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत में ग्रीन हाउस की जो सांद्रता था उसको कम किया गया, किसके तहत, ये यूएनएफसीसी, यूएनएफसीसी दोस्तों एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूएनएफसीसी का दोस्तों क्या है, फुल फॉर्म। यानी कि एक जो जलीय वायुमंडलीय जो परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित क्या है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएफसीसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों, बोन जर्मनी में है। सेक्टर इसका क्या है, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं इससे संबंधित हुआ है। इस इंडिया, भारत कब शामिल हुआ इसमें दोस्तों, तो 1983 में भारत यूएनएफसीसी में शामिल हुआ है। और ये क्या है दोस्तों, मुख्य रूप से क्या है, ये ग्रीन हाउस हाउस गैसेस को भी इसके अंदर में कंट्रोल करने के लिए भी मीटिंग किया गया था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। और ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हमारा बढ़ता है। तो अगला हमारा क्या था दोस्तों, अगला हमारा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में। अब देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस को रखा गया है, कौन कौन सी गैस को रखा गया। पहला गैस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा गैस दोस्तों मीथेन, तीसरा क्या है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पांचवा क्या है दोस्तों, परफ्लोरोकार्बन्स, छठा क्या है दोस्तों, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये क्या है दोस्तों, छह, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में मुख्यतः छह ग्रीन हाउस गैसेस को रखा गया था। और इन सारी गैसेस को क्या है, कम इस्तेमाल, यानी कि कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। तो कब किया गया दोस्तों, 1990, यह 1990 यूएनएफसीसी का विस्तार है। देखिए दोस्तों, जो हमने क्या देखा कि जो 1992, यानी कि जो यूएनएफसीसी संस्थान है ये, उसके द्वारा ये घोषित किया गया था। लेकिन दोस्तों ये 1992 था। लेकिन दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब, 1997 में अपनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो 1992 है वो किसके लिए है, वो किसके लिए दोस्तों, वो जो यूएनएफसीसी है उसके लिए है, डेट है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसार सम्मेलन, आर्द्र भूमियों पर रामसार सम्मेलन। सबसे पहली बात दोस्तों कि आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि क्या है या वेटलैंड्स क्या है। तो वेटलैंड्स की बात करें दोस्तों तो WET, वेट मतलब क्या होता है दोस्तों, नमी। वेट मतलब क्या होता है, नमी या तो भीगा हुआ, नमी या तो भीगा हुआ क्षेत्र। तो वैसे क्षेत्र, लैंड्स मतलब भूमि, वेट मतलब क्या होता है, भूमि, और लैंड्स मतलब भूमि, लैंड मतलब क्या होता है, भूमि होता है या स्थान होता है या जमीन होता है। तो वैसे भूमि जहां पर नमी हो, पानी का अंश हमेशा रहे, सालों भर रहे, वैसे जगह को वेटलैंड्स कहा जाता है, वैसे जगह को वेटलैंड्स कहा जाता है, वैसे जगह को वेटलैंड्स कहा जाता है या तो नमी वाले क्षेत्र कहा जाता है। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन इसका नाम क्यों रखा दोस्तों, रामसर सम्मेलन। तो रामसर ये क्या है, रामसर क्या है, एक जगह का नाम है, रामसर क्या है, जगह का नाम है। तो ये रामसर है कहाँ दोस्तों, तो ईरान में है, ईरानी शहर रामसर में इसका आयोजन किया गया था। कब आयोजित किया गया था, 1971 में इसका यानी कि अपनाया गया था। लेकिन लागू कब हुआ है, 1975 में, यानी कि 1975 में ये लागू हुआ है, 1975 में ये लागू हुआ है। तो ये दोस्तों डेट याद रखिएगा कि अपनाया कब गया है, 1971 को अपनाया गया है, लागू कब हुआ है, 1975 को लागू हुआ है। तो ये क्या था, रामसर सम्मेलन था। तो रामसर सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो अभी टोटल देश जो है रामसर सम्मेलन में, यानी कि भारत के रामसर साइट है वो टोटल कितने हैं, 89 प्लेसेस है, यानी कि साइट्स है भारत में। मतलब दोस्तों 89 ऐसी जगह है जिसे रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है, यानी कि दोस्तों 89 जगह ऐसा है जहां पर हमेशा पानी रहता है और वहां पे जीवों का मतलब दोस्तों जो जलीय जीव होते हैं या पक्षी वगैरह जो रहता है वो हमेशा रहते हैं उसी। तो ऐसे 89 जगह है। तो इनमें से दोस्तों ये डाटा कब का है, ये फरवरी 2025 का है, यानी कि दोस्तों ये फरवरी 2025 ये लेटेस्ट में। फरवरी कब से, आज तो हमारा कितना फरवरी हो गया दोस्तों, आज तो 11 फरवरी हो गया, आज 11 फरवरी हो गया लगभग, 10 से 11 फरवरी है। तो ये पिछले 4-5 दिन पहले ही ये घोषणा हुआ है दोस्तों। ये इससे पहले कितना था, यानी कि फरवरी नहीं, जनवरी 2024 में, जनवरी जनवरी जो 2024 था उस टाइम लगभग 85 था, टोटल 85 रामसर साइट था। लेकिन फरवरी 2025 में 4 बढ़ गया है, क्या है, 4 बढ़ गया है और अभी वर्तमान में टोटल कितना है, 89 है। ये दोस्तों ये बढ़ते रहता है, रामसर सम्मेलन क्या है, ये बढ़ते रहता है। फिलहाल अभी कितना है लेकिन 89 है। लेकिन जब एग्जाम देने जाइएगा दोस्तों तो उस टाइम आप देख लीजिएगा कि रामसर साइट बढ़ा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। लेकिन अभी लेटेस्ट में 4 बढ़ा है, वो कौन कौन से हैं, तो ये देखिए दोस्तों, सकरा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सकरा कोटई पक्षी अभयारण्य कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जो रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, तो फरवरी 2025 में। फिर थगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु कब शामिल हुआ है, फरवरी 2025 में। फेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम कब शामिल हुआ है, फरवरी 2025 में। अगला क्या, अगला क्या दोस्तों, उधवा झील, क्या है, उधवा झील झारखंड कब शामिल हुआ है, तो फरवरी 2025 में। तो ये दोस्तों लेटेस्ट का ये करंट अफेयर के रूप में भी है। तो ये कब, यानी कि कितने हैं, ये 4 लेटेस्ट में शामिल हुआ है वेटलैंड रामसर साइट में, रामसर साइट में। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों इस टॉपिक को आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है बार बार इससे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा और ALP CBT 2 में भी दोस्तों इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित PYQ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को मैं लाने का प्रयास करूंगा, और सारे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये टॉपिक इन्वायरमेंट क्या होगा, पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल मिल रहा है या लाभदायक हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है का स्कैनर है, यहाँ पे आप टेलीग्राम के चैनल को स्कैन करके जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका PDF डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।